हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। और एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये सेट जो है वो हमारा 2025 का सेट नंबर 7 है भैया। कौन सा नंबर है? सेट नंबर 7 है और ये हमारा कोड होगा KF, ठीक है ना भाई। पेपर का कोड क्या होगा? KF। और ये है इस सेट का, ठीक है ना, पार्ट नंबर 3। क्या है? पार्ट नंबर 3। जैसा कि हमने आपसे वादा करा था कि हम एक सेट को 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे, तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में। ठीक, इससे पहले हम लोग 2 सेट में इसके 4 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे, ठीक है ना भाई। आज 5वां, 6वां और हो सकता है तो 7वां जो क्वेश्चन है ना वो भी कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो फिर हम उस चीज को भी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर नेक्स्ट, ठीक है ना, वीडियो में आपको उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा भाई। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखेंगे भैया कि अगर आप 25 फरवरी के दिन आपने टारगेट बना लिया ना भैया कि 25 फरवरी के दिन हमें केमिस्ट्री में बहुत बेहतर करना है भैया, क्या करना है? बहुत बेहतर करना है, ठीक। तो उसके लिए आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आना ही चाहिए भैया, ठीक है ना। और अगर आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है तो आप किस चीज की तैयारी कैसे करोगे, ये आप कैसे जान पाओगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक, जिससे आपको आपके पैटर्न की, आपके क्वेश्चन के लेवल की कहानी समझ में आ जाएगी भैया कि किस क्वेश्चन मतलब लेवल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है, ठीक। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है, इसीलिए मैंने लास्ट से शुरुआत करी है, ठीक है ना। 2025 से शुरुआत करी मैंने, ठीक है। अभी ध्यान में, पिछले ईयर का ही मैं सेट नंबर 7 अभी सॉल्व करा रहा हूँ, बात समझ रहे हो ना। तो ये इसीलिए मैंने जानबूझ करके ये कहानी शुरू करी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई अगर बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई कि हमारा पेपर का जो है ना लेवल कैसा आने वाला होता है, ठीक है ना, क्योंकि 7 अगर सेट आपने सॉल्व कर लिए मतलब बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा इन 7 सेट से, ठीक। तो कोशिश यही रहेगी कि जितने ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवा सकूं मैं, ठीक है ना। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और अगर वीडियो आपको पसंद आए, जरा सी भी लगे कि भैया मेहनत करी है भैया ने, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक भाई। और एक प्यारा सा कमेंट, जिस कमेंट में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं या अगर वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लेकर के आप कोई कमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन भैया कहाँ तक कवर कर लिए थे, तो आप जो लोग भैया कि हमारे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ तक कवर हो चुके हैं हमारे, ठीक। जिसने भी लेक्चर देखे होंगे पिछले, वो सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है ना। और अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और अब देखते हैं, ठीक है। ये आ जाइए। आज हम लोग बातचीत करेंगे भैया किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 5 के का के बारे में। भैया ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 5 के का के बारे में, ठीक है। अभी से शुरुआत होने वाली क्वेश्चन नंबर 5 की, और जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर का। ध्यान से समझना भैया, क्या कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब जरा ध्यान से समझते हैं विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल के लिए आपको ध्यान रखना है, ई सेल को हम लोग भैया क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं, जो आपको निकालना है भैया, ठीक है ना। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर नोट भी लगा देंगे तो ई नॉट सेल बन जाएगा, ठीक। अब हमारे पास में जो रिएक्शन दी गई, पहले उस रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन में आपको दिया गया है क्या कि कॉपर का 2 प्लस इसकी सांद्रता भी आपको ब्रैकेट में दे रखी है 1 मोलर, ओके, ऐसे ध्यान रखेंगे। साल्ट ब्रिज, और उसके बाद आपने देखा कि भैया Ag प्लस इसकी जो सांद्रता है वो भी कितनी दी गई भैया? बोले 1 मोलर दी गई है, ठीक। और उसके बाद 2Ag सॉलिड, ओके। ये हमारे पास में भैया एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में हमसे कहा गया इसके लिए ई नॉट सेल का मान निकाल करके बताइए, ठीक है भैया। अब अगर मैं आपको छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूं तो आप बोलेंगे भैया क्या कि यहाँ पर जो ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल जो होता है भैया ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो जवाब आएगा ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। ध्यान रखना है, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। यही तो फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जरा बोल कर देखो फटाफट से। तो बोले भैया बिल्कुल यही हम पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर के आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक। और बड़ा ही आसान क्वेश्चन बनेगा अगर आपने चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करी तो, ठीक है भैया। कैसे? चलते देखते हैं चल करके। अभी हमको एक छोटी सी बात अच्छे से कवर है, वो ये कि आपने देख रखा है पहले से ही कि यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 रिएक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि पता तो तभी चलेगा ना कि किसको कैथोड मानना है किसको एनोड मानना है ना। तो आप यहाँ पर 2 रिएक्शन बनाएंगे। सबसे पहले आपने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन यानी जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ये होती किस पर है? तो बोलोगे भैया जिस क्षण को हम लोग क्या मानते हैं? एनोड मानते हैं। क्या मानते हैं? एनोड मानते हैं। उसके साथ में हमें ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करानी होती है, ठीक। तो बोले हमें कैसे पता चलेगा भैया कि
ऑक्सीजन किसको मानना, मतलब एनोड किसको मानना है, ठीक। तो हम आपको छोटी सी कहानी बता दें कि जो चीज आपको पहले सॉलिड में लिखी हो, बाद में किसमें लिख रखी हो, आयन में, तो इस चीज से पहचान कर लेंगे आपकी भैया वो चीज जो है ना वो क्या होने वाली है, एनोड होने वाली है, ठीक। तो आपने देखा कॉपर ये आपको दिख रहा होगा, तो आपको अगर कॉपर दिख रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉपर, और ये अभी आपका कैसा होगा, सॉलिड के रूप में होगा, और ये यहाँ पर आकर के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दान कर देगा। जैसे भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसके दान होंगे तो देखोगे कि तुम इसके ऊपर की चार्ज कैसा आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गई भैया हमारे पास में एनोड की रिएक्शन, ठीक है ना। अब दूसरी आपको अपचयन अभिक्रिया बनानी है, तो अपचयन अभिक्रिया को भैया क्या बोलते हो, तो बोले भैया रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना भैया। क्या पूछेंगे आप, रिडक्शन रिएक्शन, ओके। अब रिडक्शन रिएक्शन किसमें होती है, तो बोलोगे भैया ये तो कैथोड की छड़ में होती है, किसमें होती है, कैथोड की छड़ में होती है भैया, ठीक है ना। अब अगर कैथोड की छड़ में रिडक्शन रिएक्शन होती है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये समझना पड़ेगा कि कैथोड किसको माने, तो उल्टा कर दो, जो आयन से कहाँ की तरफ लिखा हो भैया, सॉलिड की तरफ लिखा हो, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि वो हमारा क्या है, कैथोड है। तो देखो यहाँ से ये आयन उधर सॉलिड, तो इसको लिख दो आकर के कि भैया Ag जो है ना इसने क्या करा है कि सिंगल का प्लस, इसको ऊपर आप चार्ज देख पा रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन 2 दान करेगा तो ग्रहण भी कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 2 आपको Ag के प्लस आयन लेने पड़ेंगे, ठीक है ना भैया। इस तरीके से आप देखेंगे कि Ag का आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड वाला आयन मिल जाएगा, ठीक। बोले इतनी कहानी सबको समझ में आ गई, बोले भैया बिल्कुल समझ में आ गई हमको, ठीक। अब इसके बाद की जो कहानी है भैया उसके लिए आपको अब क्या करना है, आपको एनोड और कैथोड की छड़ें पता चल गई हैं, तो अब आप क्या करिए, अपना फॉर्मूला पुट करिए, और फॉर्मूला पुट करने के बाद में आप अपना आंसर देख सकते हैं। तो अब आप लिखेंगे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड, क्या लिखेंगे भैया, ई नॉट कैथोड, ठीक है ना। अब आपने कैथोड किसको मान रखा है, तो अभी पता चल जाएगा, माइनस का ई नॉट एनोड, ठीक। एनोड किसको मान रखा है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है भैया। तो अब आपने कैथोड माना है किस चीज को, तो बोलोगे भैया हमने माना सिल्वर को। अब देखो सिल्वर का मान आपको एग्जाम में दिया, सॉरी क्वेश्चन में दिया गया है ऐसे, तो ये क्वेश्चन को समझ लीजिए जरा ध्यान से कि क्या दिया गया है, तो बोलोगे 0.80 वोल्ट। तो यहाँ पर आप जो रखेंगे वो ये रखेंगे क्या कि ई नॉट सेल बराबर 0.80 माइनस लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक। अब देखो ये वाला मान आपको सॉरी माइनस में नहीं दिया गया भैया, किस में दिया गया, प्लस में दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस का 0.34, ठीक है भैया। बताओ जरा यहाँ तक कोई समस्या किसी को, ठीक है। अब बन गई बात, क्योंकि आप एनोड किसको माने हो, कॉपर को, तो कॉपर वाला मान आपको वो दे रखा है, तो दोनों के मान रख दिए, बोले ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, आप घटा लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ई नॉट सेल बराबर देखेंगे 0.8, एक सेकेंड आप घटा ही दो ना डायरेक्ट, ठीक है। तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, बोलोगे 6, 8 में से 3 गया, सॉरी अब 8 क्या बचा, इधर बचा 7, 7 में से 3 गया तो बोलोगे बचेगा कितना, 4। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 0.46 वोल्ट, ठीक है ना भैया। चलो चेकआउट कर लेना कि कितना आंसर इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है भैया, ऐसे ध्यान रखना, ठीक। अगर कोई समस्या होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाएंगे, ठीक है ना, ताकि हमें भी पता चले कि हमसे क्या क्या समस्याएं छूट गई है या क्या क्या प्रॉब्लम रह गई है, ठीक है भैया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस चीज को भी समझते हैं चल करके, ठीक है। चलिए अच्छा भैया, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए पहले सभी लोग बड़े ध्यान से। चीजें बहुत आसान होती है भैया, बहुत टफ नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी है तो चीजें आपको यकीनन बहुत अच्छे समझ में आने वाली हैं, ठीक है ना भैया। तो अगर चीजें आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर खा, अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत आसान काम है भैया, हमारा काम ही यही, आप मुझसे क्वेश्चन तो करिए। अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है ना भैया। फटाफट से हेडिंग बना लीजिए, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है ना। अब अभिक्रिया की आणविकता के बारे में जब आप लिखेंगे तब आप लिखेंगे क्या, ऐसे, ठीक है ना। तो अब आप लिख सकते हैं आसानी से क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक या न्यूनतम, ठीक है, आवश्यक या न्यूनतम अणुओं की संख्या, ठीक है ना भैया, अणुओं की संख्या को
बहुत आसान से भैया लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन लिखाई जाएंगी, ये बात ध्यान रखना। रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक या न्यूनतम अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है ना भैया, ये हो गई आपके क्या डेफिनेशन। ठीक, लेकिन हमसे डेफिनेशन के साथ साथ हमसे ये कहा गया है कि हमें एग्जांपल से समझाइए। बहुत आसान सा काम है भैया, एक एग्जांपल आप लिखेंगे मेरे साथ में सब, ठीक है ना। चलिए, हमने कहा आपसे लिख लीजिए एथिल एसीटेट का फॉर्मूला। इसका लिख लीजिए भैया, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है ना, तो आपने बोला भैया ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसका आप क्या करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए। क्या करा दीजिए, जल अपघटन। जैसे ही भैया आप इसका जल अपघटन कराएंगे, आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसे चीजें देखने को मिलेंगी, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक, मतलब ये एसिटिक अम्ल बन जाएगा और प्लस में आपको देखने को मिलेगा क्या, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5 और OH। ठीक है भैया, चीजें क्लियर हो गई, बोले समझ में आ गया। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मैं इसके लिए वेग का फॉर्मूला लिख करके बताऊं, तो आप लिखेंगे वेग बराबर, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, KA की पावर x इंटू बी की पावर y। ओके, उसी फॉर्मूले में ध्यान रखेंगे। तो ये जो A है ये B है, तो इसको लिख लीजिएगा करके यहाँ पर आप क्या, CH3 C डबल O C2H5 की होल पावर, ठीक है ना, 1 लिख दीजिएगा क्योंकि x मान करके चलते हैं इसको। ठीक है ना, इंटू बी, बी की पावर क्या होता है y। तो H2O की पावर आप ध्यान रखेंगे कितना मानेंगे, 0, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसकी कोटि और आणविकता दोनों ही अलग अलग होती है। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि भैया हमें इसकी आणविकता क्लियर करके बता दीजिए, तो मैं अगर आपको छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखो, इधर पे एथिल एसीटेट का कितना अणु काम में लिया, एक, जल का कितना अणु काम में लिया, बोले एक, तो इसकी आणविकता जो है ना वो कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है ना भैया, लेकिन अगर इसी जगह पे आपसे कोई क्वेश्चन ये कर दे कि भैया इसकी कोटि भी तो हमें क्लियर करके बता दीजिए, तो अगर आपसे कोई कोटि पूछता है तो ध्यान रखना भैया कोटि जो है इसकी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, ये हो गई कहानी इस क्वेश्चन की। जरा हमें बताओ कोई कष्ट हुआ क्या आपको, ये बता दो जरा पहले तो, है ना। बड़े अच्छे समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही बेटे, जो भी डाउट रहता मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में हमें आप ये चीज बता सकते हैं। फिलहाल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, उस क्वेश्चन को पढ़ो और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या लिख रखा है देखो पहले फटाफट सभी लोग भाई। क्या कह रहा है कि आपसे कि समझाइए कि ये 2 फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, किस प्रकार की के समावयवी हैं, ये किस प्रकार के समावयवी हैं। ठीक, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा उपसह संयोजन तथा इसके यौगिक, तो आपको यहाँ पर समावयवता पढ़ाई गई होगी। ठीक है ना, आपको 4 प्रकार की समावयवताएं पढ़ाई जाती हैं, जलयोजन समावयवता, आयनन या आयनन समावयवता, या बंधनी या बंधक समावयवता, और उपसह संयोजन या समन्वयी समावयवता। ठीक है ना भैया, ऐसी 4 समावयवताएं आपने पढ़ी होंगी और उन्हीं 4 समावयवताओं में ये उसी एक का ही कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। ठीक, कैसे पता करते हैं भैया, चलिए हमने आपको हर एक टॉपिक क्लियर करा रखा। अगर आप चैनल पर जाएंगे, चीजों को समझेंगे जाकर के, तो आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर समझ में आएगी भैया। ठीक है ना, पहले अपन लिख लेते हैं फॉर्मूले। ठीक, तो आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से दिया गया फॉर्मूला है CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5, और अंदर लिखा हुआ है Cl, और इसके बाहर जो है ना वो लिखा हुआ है SO4। ठीक है ना भैया, एक ये हो गया, और दूसरा भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है क्या कि CONH3 का होल 5, और इस बार अंदर लिखा हुआ है आपका SO4, और बाहर लिखा हुआ है क्या, Cl। ठीक है ना, अब इसमें भैया जो समझदार लोग होंगे उनको ये बात अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कितना इजी क्वेश्चन, और 4 नंबर दे करके जाएगा भैया। ठीक, पेपर कठिन नहीं होता है मेरे भाई, थोड़ी सी केवल आपको पैटर्न की जरूरत होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैटर्न कैसा आने वाला है, ये सारी चीजें पता है, तो आप बेहतर अपने बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक, अब इसके लिए आपको क्या करना होता है कि अगर तुम ध्यान देखो, पहले तो समावयवता समझ लो। तो समावयवता भैया हम लोग कहते हैं किस चीज को है, इस चीज को पहले पकड़ करके चलेंगे। ठीक, तो समावयवता के लिए मैंने आपको एक बात बताई है, और वो ये बताई है क्या, कि जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान होने चाहिए। ध्यान रखना, समावयवता क्या कहती है कि भैया जिनके अणुसूत्र क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, लेकिन रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। ठीक, यानी रासायनिक गुण और भौतिक गुण ये कैसे होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए।
ठीक है ना, इतना सा केवल अंतर आपको करना होता है। इसको समाव्याप्ता कह देते हैं कि अणुसूत्र तो समान होना चाहिए लेकिन रासायनिक गुण और भौतिक गुण अगर भिन्न भिन्न है तो वो एक प्रकार की कोई ना कोई समाव्याप्ता होगी। ठीक, अब तुम ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूलों में एक भी मॉलिक्यूल इधर का उधर नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब कम ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है अंदर कम बाहर ज्यादा या बाहर कम अंदर ज्यादा, ठीक, लेकिन होंगे सब में सेम। तो दोनों फॉर्मूले के जो अणुसूत्र हैं वो एकदम से सेम लिखे। ठीक, अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो तुम जवाब दोगे भैया हमें इसको करने के लिए जो है ना पहले जल में इनकी अभिक्रिया करानी पड़ती है। ठीक है ना, मतलब इनकी रिएक्शन किसमें करानी पड़ती है, जल के साथ में। ठीक, यानी जलीय विलयन में करानी होती है। देखते हैं जरा ध्यान से, NH3 और इधर पे क्या लिख रखा आपने 5 और इधर पे क्या लिख देना आप Cl लिख देना। ठीक है ना भैया, बोले ठीक है, कहानी समझ में आ गई। और इधर अंदर क्या लिख रखा आपने SO4, तो SO4 लिख दो। ठीक, अब इनको आप किसमें घोल दो, जल में घोल दो। जैसे ही आप इसको जल में घोलेंगे तब आप देखेंगे इसमें क्या नजर आएगा आपको, तो बोलोगे भैया ठीक है ना, यहाँ पे लिख दें, क्या हो जाएगा, चलिए ठीक है, अपन यहाँ लिखे दे रहे, नीचे ध्यान देना है ना, क्या मिलेगा आपको, तो बोलोगे भैया CONH3 का होल 5 और इधर पे क्या मिल जाएगा आपको Cl। ठीक, और इसके ऊपर जो है ना अब ये दोनों आयन में जाकर के क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ठीक, आपने अगर द्विक लवण और उपसह संयोजी लवण या संकुल लवण के बारे में सुना है या पढ़ा है तो आप इसमें अच्छे से अंतर कर पाएंगे। ठीक, अब देखोगे आप सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, तो याद रखना इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, +2। ये दोनों अलग अलग हो गए, तो इस प्रकार के आयन अलग अलग आपको देखने को मिले। ठीक, अच्छा ये चीज सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोले हाँ भैया ये चीज हमें कतई पल्ले पड़ गई है। अब हमें कुछ और आगे इसके बारे में समझा दो। ठीक, तो हमें पता चल जाए कि इसमें सच में कुछ प्रकार की समाव्याप्ता है भी करके कि नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं और देखते हैं इस चीज को समझने के लिए अच्छे से। ठीक है भैया, चलो अभी हमने कहा आपसे क्या कि अब आप यहाँ पर दूसरा वाला ले लो अपना फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला भैया आपको क्या दिया गया है, तो बोलोगे CONH3, ध्यान रखेंगे ऐसे कुछ CO और NH3 का होल 5, इस बार सल्फेट को अंदर रख करके ठीक क्लोरीन को बाहर कर दिया गया, ध्यान देना। ठीक है ना, और इसको भी आपको किस में डुबो देना है, तो बोलोगे जल में। जैसे ही आप इसको जल में डुबोगे, आप सामने लिख लेना, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, तो जैसे ही आप जल में भिगोगे तब आप देखोगे कि आपको ये फिर से अलग अलग होते नजर आएंगे। और इस बार ही अलग अलग कैसे होंगे, तो जरा ध्यान देना। ठीक है ना, SO4, ठीक है ना, और इधर ध्यान देना भैया, है ना। अब क्या करोगे, ये प्लस हो गया और Cl के ऊपर चार्ज कैसा, सिंगल का माइनस, तो इधर सिंगल का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो भैया दोनों में अलग अलग प्रकार के आयन नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जरा बोल के देखो एक बार ध्यान से। इन दोनों में अलग अलग प्रकार के आपको क्या देखने को मिल रहे होंगे, आयन देखने को मिल रहे, जबकि अणुसूत्र दोनों के क्या है, एक समान है। तो बोलोगे भैया क्या कि जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लिख लो ये लाइन सभी लोग कि जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जबकि इनके अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है। इसलिए ये आयनन समावयवी है। इसलिए ये आयनन समावयवी है। ठीक है ना भैया, अब जरा बताओ हमें कि इस क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ है क्या, मजा आ गया कि नहीं आ गया भैया। ठीक है ना, बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है भैया। ठीक है ना, नोट करो फटाफट से और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना भैया वो ये है, क्या तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक बार दिल को लगा कर तो देखो। तेरा फेलिंग अभिकर्मक किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में प्रयुक्त है, फेलिंग अभिकर्मक किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में प्रयुक्त है। ठीक, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो फेलिंग विलयन है ये किस प्रकार के यौगिकों को पहचान करके बताता है। ठीक, तो बहुत आसान सा काम है भैया। ठीक है ना, क्या आसान सा काम है कि ये एल्डिहाइड को पहचानने के काम में आता है।
ठीक है ना, किस प्रकार को, एल्डिहाइड के, जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, उन यौगिकों को पहचानने के काम में आता है, ठीक है ना। और कैसे, तो आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, वो ये क्या कि इसकी डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना भैया। अब डेफिनेशन में आप लिखोगे क्या कि फेहलिंग विलयन किसे कहते हैं, तो हेडिंग बना लीजिएगा फेहलिंग विलयन, ठीक है ना भैया, फेहलिंग विलयन। तो लिखेंगे आप क्या कि भैया आपको लिखना पड़ेगा कॉपर सल्फेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, NH4OH के विलयन को फेहलिंग विलयन कहते हैं, के विलयन को फेहलिंग विलयन कहते हैं, फेहलिंग विलयन कहते हैं, ठीक है ना भैया। अब एक चीज याद रखो कि ये कितने मतलब आसान क्वेश्चन हैं और बट ध्यान से देखो 4-4 नंबर में पूछे गए, ठीक है ना, ये समझ लो ध्यान से, यही तो केमिस्ट्री का मजा है भैया, ठीक है ना। इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बेहतर नंबर लाने के लिए आपकी मदद करता है, ये ध्यान रखना थोड़ी सी मेहनत करने के साथ में, के विलयन को फेहलिंग विलयन कहते हैं, ठीक। अब जो नोट पॉइंट आपका रहेगा वो ये रहेगा, क्या रहेगा कि यह एल्डिहाइड के को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, क्या बोलोगे, यह है एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड, ठीक है ना भैया, यह है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत करके, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत करके क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है, ठीक है ना भाई, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है, ठीक। ये है पूरी की पूरी कहानी। आप फटाफट से इसको नोट करो, फिर इसकी हम एक रिएक्शन बता दें आपको, तो कहानी बन जाए अच्छे से, है ना। इस चीज को आप तुरंत स्पीड में क्या कर लो, नोट डाउन करो फटाफट से, ठीक है ना भैया। और जब ये नोट डाउन हो जाए तब आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है ना। और ये भाई कहाँ से छूट गया, है ना, चलो यहीं से होगा, देखा जाएगा। तुम निकलो भैया, अभी ध्यान से देते भैया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक। तो रासायनिक समीकरण में मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत बेहतर सा एग्जाम्पल होगा कि आपको क्या ले लेना है, फार्मिक अम्ल ले लेना है। तो फार्मिक अम्ल क्या होता है, HC डबल बॉन्ड, सॉरी फार्मिक अम्ल नहीं, फार्मेल्डिहाइड ले लेना, क्योंकि हमें एल्डिहाइड ही तो लेना है ना। अब एल्डिहाइड की अभिक्रिया आपको किसमें लगा करा देनी है, तो बोलोगे भैया हमें फेलिंग विलयन के साथ करा देनी, तो फेलिंग विलयन कहते हैं भैया किसको, CuO को। अब आप इसमें 2 मॉलिक्यूल ले लेना, तो एक मॉलिक्यूल आप किसको दे देना, ऑक्सीजन का, H को दे देना। जैसे ही आप एक मॉलिक्यूल उसको देंगे तब आप देखेंगे कि आपको जो मिलने वाली चीज है वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, H, फिर ये C डबल बॉन्ड O, और इधर पे क्या हो जाएगा आपका OH, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा आपको, OH हो जाएगा। अब OH के बाद में जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, तो जवाब आएगा भैया Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, क्या बोलेंगे भैया, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बोल देंगे, ठीक। ये चीज होती है, नोट कर लो फटाफट से, कहानी कंप्लीट हो गई इस क्वेश्चन की भी। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन भैया, 4-4 नंबर आपको दे करके जा रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखो कि कितनी आसान कहानी है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। अब देखो भैया 5 के चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए, जरा ध्यान से देखो, 4 चौको 16 नंबर एकदम आसान क्वेश्चन से, बात समझ रहे हो ना मेरी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ध्यान से, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसके 2 क्वेश्चन है, एक का है और एक खा है,
ठीक है ना। और 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन है, और ऊपर वाले में भी सब सिंगल सिंगल नंबर के, नीचे वाले में भी सब सिंगल सिंगल नंबर के। ठीक, एक काम करते हैं कि हम लोग 6वें वाले में एक कोई क्वेश्चन बना लेते हैं, ध्यान से देख लो, ठीक है ना, एक कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा 6वें का आप क्या कर लो, का नंबर कर लो। ठीक, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भैया नहीं हम तो ये अथवा वाला करेंगे, ठीक है, तो आप हमको ये बात कमेंट बॉक्स में बता देना, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसके ये अथवा वाले भी क्वेश्चन करवा देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है ना, फिलहाल समय बचाने के लिए आपको केवल एक क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक, कैसे, जैसे हमने कहा आईयूपीएससी आपसे पूछे गए, तो मैंने कहा यहाँ पे 6वें का आप क्या करेंगे, का नंबर लिखेंगे भैया। ठीक है ना, 6वें का लिखेंगे। ठीक, और आपको क्या करना है, इसमें आईयूपीएससी बनाने, क्या बनाने भैया, आईयूपीएससी बनानी है। ठीक, और मैंने एक आईयूपीएससी की क्लास ले रखी भैया, अगर आपने जाकर के वहां पे पढ़ लिया, मैं कहता हूँ जीवन में आप नहीं भूल सकते हो, सच बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक, मैंने ऐसे तरीके से सिखाया, मतलब एक ऐसा सरल सा रास्ता निकाला था, केवल एक छोटा सा फॉर्मूला बताया, केवल उस फॉर्मूले से आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, आईयूपीएससी ऐसे हंसते खेलते कर दोगे भैया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, नंबर नंबर से क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, पहले हमारे पास में जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उस चीज को निपटाते हैं। क्वेश्चन लिखा है CH3CH3 और उसके बाद सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ CH, फिर लिखा हुआ डबल बॉन्ड, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, CH। ठीक, अब आपको क्वेश्चन बस लिखना आना चाहिए। फिर इसी CH के बाद में ये और एक क्या लिख दिया गया, हमारा CH लिख दिया गया। ठीक, अब एक यहाँ पर बड़ी चालाकी भरी कहानी तुमसे बताई गई है, क्या कि इसी CH के साथ में एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और इसी CH के साथ में आपको क्या जोड़ दिया गया, एक Br जोड़ दिया गया। देख लो जरा ध्यान से, बताओ क्या है, नहीं कहानी है, यही तो कहानी है। ठीक, बोले हाँ। अब हमें क्या करना होता है भैया, नंबर करने के लिए, ठीक, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, जरा ध्यान देना कि सबसे पहले आपको नंबर कहाँ से लिखना चाहिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो नंबर करने के लिए आपको भैया क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, मैंने बेटा वहां पर सबको सिखा रखा, जाकर के देख लीजिए वो लेक्चर, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर क्रियात्मक समूह नहीं आता है तब कहानी आती है डबल बॉन्ड की, वो भी नहीं दिख रहा है तब कहानी आती है ट्रिपल बॉन्ड की, वो भी नहीं दिख रहा है तब कहानी आती है सबसे लास्ट में प्रतिस्थापी की। प्रतिस्थापी किसे कहते हैं, तो जो हेलोजन की तरीके से होते हैं उन सबको प्रतिस्थापी कह देते हैं। इतनी बात मेरी समझ में आई सभी को कि नहीं आई, जरा ये बताओ हमको। ठीक, बोले भैया कोशिश करेंगे समझने की, एक बार फिर से हम। तो अब हमको यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, बोले डबल बॉन्ड भी दिख रहा है हमको, तो ठीक है ना, और डबल बॉन्ड के साथ साथ हमें जो है ना प्रतिस्थापी भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और ये प्रतिस्थापी दिख रहा है, हेलोजन भी दिख रहा है। ठीक, तो बोले अब हम करें क्या, तो हमें नंबरिंग वहां से करनी होती है जहां से डबल बॉन्ड को, देखो पहले तो डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहले डबल बॉन्ड के हिसाब से करेंगे, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक, तो जब इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 भैया 5 कार्बन हो रहा है, इधर से कितना नंबर दिया आपने 3, लेकिन मैं अगर इधर से गिनतू तो कितना नंबर मिलेगा इसको 2, तो बोलोगे भैया 1 2 और यही नंबरिंग सही होगी। फिर ये 3 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितने नंबर पे हो जाएगा 5 नंबर पे। इतनी बात बताओ जरा, कोई समस्या किसी को, बोले नहीं। अब लिखने के बाद मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले आप नाम लिखते हैं प्रतिस्थापी का, तो ये प्रतिस्थापी आपको कितने नंबर में दिख रहा है, तो बोलोगे 4 नंबर में, तो आप लिखेंगे 4 ब्रोमो। ध्यान रखना भैया, क्या लिखोगे 4 ब्रोमो। ठीक, फिर प्रतिस्थापी लिखने के बाद हमने कहा था कार्बन की चेन देख लो, तो कितने कार्बन की चेन दिख रही, तो बोलोगे भैया हमें 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हो, पेंट। ठीक, अब ध्यान रखना कार्बन की चेन लिखने के बाद में भैया लिखा जाता है बॉन्ड। तो अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड, 2 नंबर में आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, तो इसका नंबर लिख दो, और 2 नंबर में आप लिख देना क्या, डबल बॉन्ड का नाम होता है भैया इन, क्या होता है, इन होता है। ठीक है ना, जरा बताओ, मैं कोई समस्या किसी को, बोलो फटाफट से। अब लिख गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं इसी के। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया उसको समझ लो फटाफट से। इसी में देखो भैया दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब लिखा CH3 का होल ट्वाइस। एक मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक, कि हमारे पास मान लो ये एक कोई कार्बन है, इस कार्बन के बगल में देखो ध्यान से लिख रखा है CH3 का होल ट्वाइस, मतलब आपको इस कार्बन से कितने CH3 जोड़ने हैं, 2। तो पहले तो इसको ढंग से लिखना सीख लो भैया ना, कि कैसे इसको लिखा जाए। क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन चीज नहीं होती भैया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो CH3 का होल ट्वाइस, फिर तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। होल ट्वाइस भैया कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर होल ट्वाइस करोगे तो यही तो लिखोगे ना, अब बीच में तो केवल इसके तो 3 ही कार्बन बचे ना, तो यहाँ पर होल ट्वाइस के बदले मेरे ख्याल से होल थ्राइस होना चाहिए था। अगर ऐसा ही लिखा हुआ है तो आप एक काम करेंगे भैया कि यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन भी लेना पड़ेगा, CH लिखना पड़ेगा, तब सही होगी कहानी। ठीक, 4 बॉन्ड बनने चाहिए कार्बन के, इससे कम नहीं बनने चाहिए। ठीक है ना भैया, तो बोले ठीक है चलो। अब उसके बाद में यहीं पर लिख रखा है क्या, CH2, और इसी के साथ में ये क्या जुड़ा हुआ है, Br। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग में देखो आपको प्रतिस्थापी दिख रहा, बोले हाँ भैया।
तो इसी प्रतिस्थापी के हिसाब से आप क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। तो इसको कितना नंबर दे देना है, जवाब आएगा 1, इसको कितना नंबर दे देना, 2। अब रास्ते आपके पास में कितने बनना है आगे की तरफ, 2 रास्ते। तो हमने कहा था आपसे क्या कि चुनना आपको केवल वही रास्ता है जिस रास्ते में भैया आपको क्या देखने को मिले, कार्बन सबसे ज्यादा देखने को मिले। फिलहाल चाहे सामने जाओ चाहे नीचे आओ, आपको जो है ना कार्बन की संख्या तो केवल कितनी मिलेगी, 2 ही मिलेगी। तो हमने कहा सामने की तरफ चले चलो, कोई दिक्कत नहीं, 3। अब ये भी चेन के बाहर है, मतलब ये भी प्रतिस्थापी और ये भी प्रतिस्थापी, ठीक है ना भैया, बोले समझ में आ गई कहानी। अब अगर दो दो प्रतिस्थापी हैं तो दोनों के आपको नाम लिखने होंगे। तो पहले किसका नाम लिखोगे, तो इसको पढ़ते हैं बी से, यानी ब्रोमो है ये, और इसको पढ़ते हैं भैया मेथिल, यानी ये एम है। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, बी आता है, तो पहले बी लिख दो। कितने नंबर में जुड़ा है, बोलोगे 1 नंबर में, तो क्या बोलोगे भैया 1 ब्रोमो, ठीक है ना, ध्यान से समझना 1 ब्रोमो। अब ये देखो कितने नंबर में जुड़ा है, 2 नंबर में, इसका नाम क्या है, तो बोलोगे मेथिल, तो 2 मेथिल। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल। अब कितने कार्बन की चेन बनने, 3। जब प्रतिस्थापी लिख जाते हैं तब हम लोग लिखते हैं कार्बन की संख्या। तो 3 कार्बन की चेन को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, तो जवाब आएगा भैया प्रोप बोलते हैं, ठीक। अब सारे बॉन्ड देखो सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, तो इसी में एन जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक। चलो भैया फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जब कहानी समझते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा ये बताओ हमको ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जब आप करने जाओगे तब आप देखोगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा लिखा है कि CH3 का होल ट्वाइस, मतलब फिर से समझना ध्यान से कि ये हमारे पास कोई एक कार्बन है, समझ रहा ना, कि ये हमारे पास में कोई एक कार्बन है और इस कार्बन के पास में कितने CH3 जुड़े हुए हैं, तो कह रहा है 2, क्योंकि होल ट्वाइस का मतलब यही होता है कि 2 CH3 जोड़ देने, तो 2 CH3 जोड़ दिए, बोले ठीक है। अब उसके बाद में देखो आगे तुम्हारा फिर लिखा हुआ है CH2। अच्छा इसी के साथ में ध्यान से देखो ये एक कार्बन लिखा हुआ है CH2, तो अभी इसका एक बॉन्ड कम है, तो इसका मतलब इसी में ही क्या जुड़ा हुआ है, हमारा Br जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर CH2 लिखा हुआ है, CH2 के बाद में फिर यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, ठीक है ना भैया। अब ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, तो तुम्हें नंबरिंग वहीं से करनी जहां से प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर मिलेगा, इधर से गिनोगे तभी तो कम नंबर मिलेगा, बोले ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब रास्ते 2 हैं, जाना उधर से जहां से लंबी चेन बने, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये भी प्रतिस्थापी की कैटेगरी में चला गया, बोले ठीक है भैया समझा दो जरा क्वेश्चन को। तो पहले बी आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलोगे हाँ, तो बोलोगे भैया 2 ब्रोमो, क्या बोलोगे 2 ब्रोमो, और 2 ही नंबर में आपका क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो क्या बोल देना है 2 मेथिल, मतलब 2 ब्रोमो 2 मेथिल। अब कितने कार्बन की चेन बनने इस बार, 4, तो 4 कार्बन की चेन को ब्यूट बोलते हैं। सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए क्या जोड़ देना, एन जोड़ देना भैया, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बातचीत करूं तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कुछ आपको दिया गया है क्या, कि CH3 का होल थ्राइस। ध्यान से समझना भैया कि हमारे पास मान लो ये एक कार्बन है, इसके साथ में कितने CH3 जोड़ने हैं, तो बोलोगे 3, क्योंकि थ्राइस लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना भैया, ऐसे। अब इसी के साथ में आगे की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, Cl। अब भैया तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी, ये एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, ऐसे क्वेश्चन में ये सब लोग लगभग लगभग फंस जाते हैं, ठीक, क्योंकि सबको पता है कि ये प्रतिस्थापी है, तो सब लोग यहाँ से नंबरिंग कर देंगे, बस यहीं से गलती मत कर देना। नंबरिंग हमेशा किसी एक किनारे वाले कार्बन से करी जाती है, चाहे इधर किनारा पकड़ लो, चाहे उधर पकड़ लो, चाहे इधर पकड़ लो, ठीक। आपने बोला भैया हम ऊपर से गिनेंगे, तो इसको कितना नंबर दे देना, 1, ये कार्बन कितना हो गया 2, और ये कार्बन कितना हो गया 3, तो ये भी तो चेन के बाहर है, मतलब ये भी क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापी बन जाएगा भैया, ठीक है ना। अब 2 नंबर में आपको लिखना है, तो 2 नंबर में आप क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, ध्यान से समझना भैया, क्या लिखोगे 2 क्लोरो, और उसके बाद में 2 ही नंबर में आपका क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो आप क्या बोल देंगे 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, और 3 कार्बन की चेन को भैया फिर से वही कहानी है कि हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रोपेन, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। समझ में बात आ गई नहीं आगे, ठीक, बोले समझ में आ गई कहानी भैया, है ना। अब क्या करते हैं, इसको भी हटा करके अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर भैया पक्के हो जाएंगे हमारे, ठीक। यूपीएससी बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां इसका, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पहले क्वेश्चन को लिख लो, तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बना करके दे दिया हमको, ध्यान से देखो, ये बना करके दे दिया, ठीक। और इसमें ऊपर की तरफ आपने क्या जोड़ रखा है, तो बोलो NO2 जोड़ रखा है, इधर की तरफ आपने क्या जोड़ रखा है, बोले OH जोड़ रखा है, और यहाँ पे आपने क्या जोड़ रखा है, बोले Cl जोड़ रखा है, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, ये भी आपका क्या है, ये क्रियात्मक समूह होगा, क्या हो गया भैया, क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक। तो नंबरिंग तो आप हमेशा वहीं से ही तो करेंगे, तो इसको कितना नंबर दे देना भैया, 1 नंबर, इसको कितना नंबर दे देना है 2, इसको कितना नंबर दे देना है 3, और ये 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये 6, ठीक।
तो अब ये दोनों प्रतिस्थापी का काम करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो 2 नंबर में आप क्या बोलोगे, क्लोरो। तो 2 नंबर में आपको क्या देखने को मिल गया भैया, क्लोरो देखने को मिल गया। तो बोलोगे 2 क्लोरो, और ये कितने नंबर में है, 6 नंबर में। तो क्या बोल देना, 6 नाइट्रो, 2 क्लोरो 6 नाइट्रो। ठीक, और एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कभी आपको ऐसे बेंजीन समूह के ऊपर OH समूह जुड़ा मिल जाए, तब ध्यान रखना भैया इस चीज को हम लोग नाम देते हैं फिनॉल। क्या नाम देते हैं, फिनॉल। ठीक, तो बन जाएगा 2 क्लोरो 6 नाइट्रो, और इधर पे क्या लिख देना भैया, फिनॉल लिख देना। ठीक है ना, ये हो गई कहानी। जरा बताओ हमें कोई समस्या किसी को हुई क्या? ठीक, आराम से कर लिया कि नहीं कर लिया आपने? बोले हाँ भैया हमें तो बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ गई। ठीक, तो ये है कहानी, आपके अच्छे से समझ लेना चाहिए और अच्छे से आपको कर लेना पड़ेगा। ठीक, तो आपको छठवां का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोले भैया हमें कतई समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग छठवां के खा वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये है छठवां का खा, और इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन दिए गए, अथवा में भी दिया गया। ठीक है ना, तो बाकी के ये जो खा नंबर है छठवां का ये, और सातवां का या खा में से जो है ना, इन 3 क्वेश्चन को हम लोग अब कल करेंगे भैया। ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हमने आपको जैसा बताया था वैसा ही करेंगे। 4 लेक्चर मिलेंगे आपको, और 4 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना भैया, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आया है, लगा है कि भैया ने थोड़ी सी भी मेहनत करी है इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और हर रोज के तरीके से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइए। ठीक है ना भैया, क्यों? क्योंकि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज को लेकर के कमेंट करिए। ठीक, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा करके उस चीज को। ठीक भैया, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ठीक है ना भैया।